रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे अपोजिशन के किरदार के हवाले से। अपोजिशन लख्त लख्त हो चुकी है, अपोजिशन के टुकड़े हो चुके हैं। अपोजिशन इससे पहले कोई मूवमेंट चलाती, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी तरीके की कोई मुश्किलात पैदा करती, पीटीआई हुकूमत के लिए कोई मसाइल पैदा करती। ये सारा कुछ करने से पहले ही ये 2-2.5 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत को, आज तक अपोजिशन एक पेज पर इकट्ठी नहीं हो सकी। अपोजिशन, हालांकि अपोजिशन का जो कॉमन एनिमी है या जिसको वो दुश्मन समझते हैं या अपना मुखालिफ समझते हैं, वो इमरान खान है और वो एक शख्स है, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के अपने अपने मफादात हैं और हर अपोजिशन लीडर अपने मफादात को प्रायोरिटी देता है बाकी लोगों से, और वो ये चाहता है कि उसका मकसद पूरा हो जाए, उसका मकसद जो वो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर ले और बाकी लोग जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। अब आप देखें 3 बड़ी पार्टियां जो इस वक्त अपोजिशन कर रही हैं। एक फजलुर रहमान है जो पार्टी तो नहीं है लेकिन वो एक शख्स है जो अपने मामलात को देखता है। फजलुर रहमान हो गया, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल जरदारी, और आज मौक़िफ़ सामने आया है जो अरस्तू हैं PMLN के एहसन इकबाल, उनका आज मौक़िफ़ सामने आया है। और आप ये देखें कि ये जो FATF की वजह से और कुलभूषण यादव के मामले पर कानून साजी हुई है, ये कानून साजी कल सेनेट से, परसों ये असम्बली से पास हुई थी और कल 30 जुलाई को ये सेनेट से मंजूर हो गई है। और ये इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी या इत्तेहाद नहीं था कि ये मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, ये मिलकर एक ही एजेंडा, एक ही प्लेटफार्म से वो एजेंडा लेकर आते। जो मौलाना फजलुर रहमान है उसने ये कल बात की है, हालांकि फजलुर रहमान के अपने लोग जो सेनेटर्स हैं उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा है कि वो आइंदा अपोजिशन का साथ नहीं देंगे किसी भी कानून साजी के हवाले से, या कोई भी मामला पार्लियामेंट के अंदर होगा तो उस मामले पर हम साथ नहीं देंगे। जब पार्लियामेंट के अंदर साथ नहीं देंगे तो बाहर साथ देने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि अपोजिशन जब तक इकट्ठी नहीं होगी तब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चलाई जा सकती। और साथ उसने ये भी बता दिया कि इस वक्त तक अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं है और अपोजिशन अपना अपना रास्ता लिए हुए है, जिसको जो सूटेबल रास्ता नज़र आता है वो उसके ऊपर चल पड़ता है, दूसरे का इंतज़ार नहीं करता, दूसरे के लिए वो रुकता नहीं है, और ये मामला चलते चलते ख़राब होते जा रहे हैं। और ये जो आपको फजलुर रहमान की ट्यून बदली हुई नज़र आती है कि वो सेनेटर्स हैं, वो बात करते हैं, वो अपोजिशन से दूरी अख्तियार कर ली है सेनेट के अंदर उन्होंने या नेशनल असम्बली में, और उनको ये है कि उनको कोई वर्थ नहीं दी जाती, उनको कोई पूछता नहीं है असम्बली के अंदर। अब जितनी आपकी सीटें हैं उतनी आपको इज़्ज़त मिलनी है। आपको अगर तो बिलावल जरदारी या शहबाज शरीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके मदरसों के बच्चों की वजह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको ये तो पता है कि आपकी कितनी औकात है, आपके कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, या आपके पास कितने वोट्स हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सा पार्लियामेंट के अंदर कोई टफ़ टाइम दे सकते हैं। उनके तो अपने लोग 40% वो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और PMLN के भी जो अपने लीडरशिप के अगेंस्ट जाकर वोट करते हैं। वो आपसे क्या भरोसा रखें, वो आपसे क्या मुशावरत करें और वो आपको क्या किसी कमेटी में शामिल करें। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी ये कहते हैं कि हमें NRO नहीं चाहिए। अब वो NRO के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान ने NRO एक प्लेट में रख के उनको दे दिया है और वो नखरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमें NRO नहीं चाहिए। बिलावल जरदारी, आपसे बढ़कर किसको NRO चाहिए? आपके बाप के ख़िलाफ़ और आपके बाप के सर पर जो तलवार लटक रही है वो इतनी डेंजरस तलवार है कि जिसकी जद से आसिफ जरदारी नहीं बच पाएगा। आसिफ जरदारी के सर पर 4-5 केसेस हैं जो डे टू डे, मैं कहूँगा 3-4 दिन की अगर डेट पड़ती है तो हम उसको यही कहेंगे कि डे टू डे हेयरिंग हो रही है और हर डेट पर ऑर्डर हो रहा है, कोई ना कोई हुक्म जारी किया जा रहा है और अब आपके लिए भागने का मज़ीद मौका आपको नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि आपके लिए परेशानी है और आप खुद NRO चाहते हैं और आपने NRO की भीख के लिए, आपने NRO को मंजूर करवाने के लिए या NRO हासिल करने के लिए और रहम की फरियाद लेकर रहमान मलक को भेजा था कमर बाजवा साहब के पास। वो रहमान मलक वैसे नहीं गए थे, वो रहम की अपील लेकर गए थे और शायद उनको ये लगा था कि वो जाकर मुलाकात कर लेंगे बतौर सेनेटर और उनकी रहम की अपील मंजूर हो जाएगी। तो आगे से उसको जवाब दे दिया गया है कि अब रहम की अपील किसी को नहीं, किसी की मंजूर नहीं होगी, अब उसकी मंजूर होगी जो पाकिस्तान के हक़ में होगा, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उनको अब किसी भी मरले पर कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं एहसन इकबाल ने आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी लंबी तकरीर की है और उनका ये कहना है कि नैब के मामले पर हमने ब्लैकमेल नहीं किया, FATF के मामले पर हमने जो अमेंडमेंट्स दी थी उनको मंजूर नहीं किया गया और हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी की है और हुकूमत को हम बता देना चाहते हैं कि हमें NRO नहीं चाहिए और हम जेल जाने को तैयार हैं। ये कहना है एहसन इकबाल का। जब जेल चले जाते हैं फिर ये रोते हैं और ये कहते हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और जब इनको थोड़ी सी छूट मिलती है तो ये बातें करते हैं कि हम जेल जाने को तैयार हैं और हम कोई NRO नहीं मांग रहे। आप तो NRO सिर्फ मांग नहीं रहे थे, NRO के लिए आप तो पाँव पड़ गए थे और आपके कई लोगों ने NRO लिया हुआ है और उस NRO की बुनियाद पर ही वो खामोश बैठे हैं। और वो NRO उनके केसेस को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ नहीं था, वो NRO ये था कि आप लोग पाकिस्तान को मज़ीद ख़राब ना करें और आपको कुछ डील दी जाती है, हालांकि वो डील नहीं मिलनी चाहिए। जैसे नवाज़ शरीफ को डील मिली, मरीम नवाज़ को डील मिली हुई है, ये चीज़ें पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों को डिसलाइक करती है और वो दुखी है और अब नहीं चाहती कि किसी शख्स को रिलीफ़ दिया जाए। अब आप देख लें नैब के मामले पर, सबसे पहली जो नैब के जो लोग हैं या नैब के कवानीन हैं उनके हवाले से जो डिबेट चली और तरमीम के ऊपर बात आई वो ये थी कि चेयरमैन नैब को घर भेजा जाए। ये अपोजिशन का पहला मुतालबा था और उनको ये लगा था कि शायद जिस मकसद के लिए चेयरमैन नैब को लगाया गया था, चेयरमैन नैब वो काम नहीं कर पा रहा या चेयरमैन नैब का अपने इदारे के ऊपर कंट्रोल नहीं है और उसके इदारे के कुछ लोग जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं उनके केसेस में कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जिसकी वजह से उनके केसेस फंस जाते हैं, उनके लिए परेशानी का सामना होता है, उनके लिए परेशानी बन जाती है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि चेयरमैन नैब फेल हो गया है, चेयरमैन नैब नाकाम हो गया है, जो काम हम उनसे लेना चाहते थे वो काम वो नहीं कर पाए, इस वजह से चेयरमैन नैब को घर जाना चाहिए। पहला उनका ये मकसद था। दूसरा उनका जो मकसद था जो इमरान खान ने नहीं माना और इमरान खान ने कहा है कि वो ब्लैकमेल नहीं होगा, वो ये है कि नैब के इस मामले के ऊपर वो ये चाहते थे कि जहाँ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नैब नहीं करेगा, ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी और ये सारे मामलात जो अब से पहले के केसेस हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। और उसमें फिर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले लोग थे जिन्होंने पब्लिक ऑफिस को मिसयूज़ किया है या मनी लॉन्ड्रिंग की है या कुछ इस तरह का नुकसान किया है हुकूमती ख़जाने का, इनका दिल था कि उनको भी फ़ायदा पहुँचाया जाए और ये जो रिलीफ़ दिया जाए ये अब से पहले के लिए भी दिया जाए। इमरान खान ने ये कहा कि हम टैक्स के मामलात तक जो टैक्स का प्रॉब्लम है मुख्तलिफ़ ताजरों को या बिज़नेसमैनों को हम उनको रिलीफ़ दे सकते हैं कि टैक्स के मामलात को नैब ना देखे बल्कि FBR देखे। दूसरा जो मामला बाकी बनता है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अगर ब्यूरोक्रेसी कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करती है और उसमें यह साबित नहीं होता कि उन्होंने कोई गेन किया है, फाइनेंशियल गेन किया है, तो उनके मामलात भी बाकी इदारों के पास जाएँ, वो नैब के पास ना जाएँ। लेकिन जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने पब्लिक एट लार्ज के साथ नुकसान जिसको किया है, जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा है, जिन्होंने फेक ट्रांजैक्शंस की हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया से पैसा कमाया है, चुराया है, जिन्होंने पाकिस्तान से चुरा कर पूरी दुनिया में अपनी अंपायर्स खड़ी की हैं, उन लोगों को इमरान खान डट गए और इमरान खान ने कहा कि कोई NRO नहीं मिलेगा। और इमरान खान इस बात में कामयाब हुए हैं और इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि इतने मुश्किल हालात में भी इमरान खान ने NRO भी नहीं दिया और इमरान खान ने जो मेन कानून साजी करवानी थी उन हवालों से, जिन हवालों से पाकिस्तान ने दुनिया को जवाब देना था, वो भी इमरान खान ने करवा लिया, बग़ैर ब्लैकमेल हुए, बग़ैर उनकी मिन्नत समाजत किए, बग़ैर उनके सामने झुके, इमरान खान ने वो भी करवा लिया और इनको चीखने पर भी मजबूर कर दिया, इनको लख्त भी कर दिया। कोई एक जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दूसरा दूसरे टाइम में दूसरी जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तीसरे टाइम तीसरी जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वो अब एक दूसरे के गले पड़ गए हैं और एक दूसरे के गिरबान तक पहुंच गए हैं। और अभी तो ईद आने वाली है और ईद के बाद इनका क्या हाल होगा वो आपके सामने होगा। ये तो एक टेबल पर बैठेंगे नहीं, इन्होंने मूवमेंट क्या चलानी है। और मैंने आपको बताया था कि कोई मूवमेंट नहीं चलने वाली, कुछ नहीं होने वाला और ये जो इन्होंने ख़ुद एक आग लगाई है ये ख़ुद उसके अंदर जलेंगे। पाकिस्तान भी महफूज रहेगा, हुकूमत पाकिस्तान भी महफूज रहेगी और अवाम भी महफूज रहेगा। अब देखते हैं कि जो अपोजिशन है वो ईद के बाद को मूवमेंट चला सकती है या वो हमेशा की तरह नाकाम होगी
और क्या इमरान खान को वो अपने सामने झुका सकते हैं जिसमें आज तक वो नाकाम हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।